साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की जो मिसलेनियस गाइडलाइन है, उन मिसलेनियस गाइडलाइंस के बारे में हम आपको यहाँ पर कुछ समरी हमने इकट्ठी की हुई है। उस समरी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे सर्वप्रथम हम पहला टॉपिक लेते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट विद रेजिडेंट्स, कि ज्वाइंट अकाउंट को नॉन रेजिडेंट के साथ में रेजिडेंट का खाता खोला जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी एनआरआई का अगर अकाउंट है, उसमें किसी रेजिडेंट का खाता शामिल में खोला जा सकता है। यस दोस्तों, खोला जा सकता है अपने क्लोज रिलेटिव के साथ में। अब जो क्लोज रिलेटिव है, उस क्लोज रिलेटिव की जो डिफिनेशन है वो सेक्शन 6 में, कंपनी एक्ट 1956 में दी हुई है। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, अकाउंट में बी ओपनड फार्मर और सर्वाइवर की। ठीक है, यानी जो एनआरआई होगा वो फार्मर में रहेगा, और जो इंडियन होगा यानी जो भारत में जो रह रहा होगा उसका क्लोज रिलेटिव एनआरआई का वो सर्वाइवर रहेगा। नेक्स्ट है कि गिफ्ट टू एनआरआई और पीआईओ बाय चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। क्या पीआईओ को गिफ्ट दिया जा सकता है? यानी कोई रेजिडेंट पीआईओ को या जो एनआरआई है उसके लिए गिफ्ट डोनेशन दे सकता है? यस, दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। सब्जेक्ट टू द जो एलआरएस स्कीम के तहत जो लिमिट है $2,50,000 की, यहाँ तक वो डोनेशन गिफ्ट अपने किसी भी क्लोज रिलेटिव को दे सकता है। लेकिन वो अगर 50,000 तक करता है तो आप उसे कैश में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा करते हैं तो आपको ड्राफ्ट चेक के माध्यम से ही देना पड़ेगा। लेकिन जो अपर लिमिट है वो आपकी एलआरएस की लिमिट को ध्यान में रखते हुए। लोन बाय रेजिडेंट एनआरआई पीआईओ, कि किसी भी रेजिडेंट के द्वारा एनआरआई को या पीआईओ को लोन दिया जा सकता है। एनआरआई का मतलब सिंपल सा हो गया कि जो पहले इंडिया में रहता था, अब इंडिया से बाहर किसी अन्य कंट्री में रहता है और वो कभी कभी इंडिया में आता है। रेजिडेंट का मतलब हुआ जो परमानेंटली एटलीस्ट कम से कम 182 दिन इंडिया में रहता है साल में। ठीक है, हाँ, लोन दिया जा सकता है एनआरआई को। लोन कितनी अमाउंट तक दिया जा सकता है? वो जो एलआरएस की स्कीम है, एलआरएस स्कीम के तहत जो सीलिंग लिमिट है $2,50,000 तक, यूएसडी डॉलर तक किया जा सकता है। अगला है इसमें कि रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ एनआरआई क्लोज रिलेटिव बाय रेजिडेंट, कि जो एनआरआई का लोन है वो क्या किसी रेजिडेंट जो उसका क्लोज रिलेटिव जो रेजिडेंट है उसके द्वारा रिपेमेंट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। वेयर द अथराइज्ड डीलर इन इंडिया हैज ग्रांटेड लोन टू नॉन रेजिडेंट इंडियन इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 7 ऑफ नोटिफिकेशन, फेमा का जो नोटिफिकेशन है, सच लोन मे आल्सो बी रिपेड बाय रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव के द्वारा ऐसे लोनों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो क्लोज रिलेटिव की जो डिफिनेशन है वो आपकी सेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 में दी हुई है। ठीक है, बाय क्रेडिटिंग बोरोइंग लोन अकाउंट थ्रू द बैंक अकाउंट ऑफ द सच रिलेटिव। तो इसमें जो रीपेमेंट होगा वो क्लोज रिलेटिव के अकाउंट को डेबिट करके, और जो बारोवर का लोन अकाउंट होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एनआरआई बाय क्लोज रिलेटिव, कि जो क्लोज रिलेटिव का डिफिनेशन
सेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 में दिया हुआ है। तो इसमें अगर कोई एनआरआई है, उसका अगर कोई क्लोज रिलेटिव इंडिया में रहता है तो वो उसके लिए मेडिकल का खर्चा, अगर वो बीमार पड़ जाता है, उसको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ जाता है विदेश में, एब्रॉड में, तो उसका जो खर्चा है वो ये दे सकता है। लेकिन इसकी भी वही लिमिट है, एलएस की जो लिमिट है वो $2.5 लाख तक दे सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन, एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वहाँ का डॉक्टर या हॉस्पिटल अपना एस्टीमेट दे देता है कि नहीं, इनका $2.5 लाख नहीं, इनका $5 लाख लगेगा, तो उतना अमाउंट भी इंडियन रेजिडेंट के द्वारा अपने क्लोज रिलेटिव, जो उसका अपना बंदा एनआरआई जो बाहर रह रहा है, तो जो एनआरआई है जो एडमिट है फॉरेन में, तो उसके लिए, उसके मेडिकल के एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर 2,50,000 से ज़्यादा भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है कि उसको हॉस्पिटल या जो भी वहाँ डॉक्टर है उससे एक एस्टीमेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द रेमटर अंडर द स्कीम। इस स्कीम के तहत का मतलब एलआरएस स्कीम के तहत क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी रेमटर के लिए, यानी जो व्यक्ति पैसा भेजेगा इंडिया से, जो व्यक्ति इंडिया से एनआरआई के लिए पैसा भेजेगा, या दूसरी भाषा में हमें कह सकते हैं कि जो एनआरआई है उसका जो भी क्लोज रिलेटिव इंडिया में रह रहा है, वो अगर उसको पैसा भेजेगा तो उसके लिए जो मिनिमम फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए कम से कम जिस भी एडी से भेजेगा उसके साथ में उसका 1 साल पुराना अकाउंट होना अनिवार्य है। कम से कम 1 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी वो पैसे को भेज सकता है। या फिर अगर 1 साल पुराना अकाउंट नहीं है तो उसको लेटेस्ट जो उसने आईटीआर फिल किया है, लेटेस्ट रिटर्न फाइल उसको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिटर्न फाइल, यानी कॉपी ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर या रिटर्न फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट में भी ऑब्टेंड कि ये लिया जा सकता है। ये उस केस में लिया जा सकता है जिस केस में कि उसके पास कोई बैंक अकाउंट 1 साल पुराना नहीं है, उस केस में। और साथ में ही एक डिक्लेरेशन उससे लिए जाएगी कि ये किस पर्पज से पैसा भेज रहा है। अमूमन क्या होता है कि A2 फॉर्म होता है, उसमें मतलब पैसे को रिमिटेंस करने का पर्पज लिखा रहता है कि हम किस लिए पैसा इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। बाय द वे, अगर ये जो लिमिट होती है A2 फॉर्म की, ये एबव $25,000 से ऊपर के लिए होता है। अमूमन क्या करते हैं सारी बैंकें, मतलब जो भी एडीज हैं अथवा डीलर्स हैं, वो कम अमाउंट में भी एडी फॉर्म भरवा लेते हैं, जिससे कि पर्पज उनका किस लिए पैसा भेजा जा रहा है उसका पर्पज क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगला है कि करेंसी ऑफ रेमटर अंडर द स्कीम। इसकी स्कीम के तहत किस करेंसी में पैसा भेजा जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब हम एलआरएस स्कीम के तहत जो $2,50,000 तक पैसा भेज सकते हैं, तो वो किस करेंसी में भेजे जाएंगे। तो किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में आप पैसे को भेज सकते हो। किसी भी कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में इक्विवेलेंट $2,50,000 तक पैसा भेजा जा सकता है। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी की अगर हम बात करें तो आपका $USD हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कनाडियन डॉलर हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, येन हो गया और आपका यूरो हो गया। तो ये सारी क्या है? फ्री कन्वर्टेबल करेंसी है। आगे हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट। तो ऐसी कोई गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है एलआरएस स्कीम के तहत। नो रेटिंग और गाइडलाइन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द LRS
LRS स्कीम के तहत ऐसी कोई गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड individual make, however, individual investor is expected to exercise due diligence while taking the decision regarding the investment which he or purpose to make। कहने का मतलब है कि ऐसी कोई गाइडलाइन तो LRS में नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस अवश्य कर ले। क्रेडिट फैसिलिटी इन INR फॉरेन करेंसी अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट एंड अदर इन्वेस्टमेंट, की जो डिपॉजिट्स है या अदर इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट में INR के रूप में या फॉरेन करेंसी के रूप में क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सकती है? नहीं, मतलब नहीं दिया जा सकता है। फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया फॉर रेजिडेंट अंडर LRS स्कीम। LRS स्कीम के तहत क्या कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में ओपन किया जा सकता है? नहीं, नो, नहीं। बैंक इन इंडिया कैन नॉट ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया फॉर रेजिडेंट अंडर द स्कीम। इस स्कीम के तहत कोई भी अकाउंट फॉरेन करेंसी में इंडिया के अंदर ओपन नहीं किया जा सकता है। ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट बाय OVU in India? No. For the purpose of scheme, an OVU in India is not treated as an overseas branch of a bank in India. ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स विद नॉन रेजिडेंट, कि जो इंडिया का व्यक्ति है, अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई NRI है, NRI RI के साथ में अकाउंट ओपन कर सकता है, तो RI भी NRI के साथ में अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका भी वही कंडीशन है कि इन दियर रेजिडेंट बैंक अकाउंट इन फार्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा। यानी इस चीज से हमने एक चीज को समझा, चाहे NRI और RI खाता खोले या RI या NRI खाता खोले, दोनों कंडीशन में फार्मर और सर्वाइवर होगा। RI अगर इंडिया में कोई खाता खोलता है तो NRI को सर्वाइवर में डाला जाएगा, और NRI को इंडिया में खाता खोलता है तो RI को फार्मर में डाला जाएगा। Who can buy फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी को कब बाय किया जा सकता है, यानी फॉरेन करेंसी को कब खरीदा जा सकता है? तो 60 डेज इन एडवांस, यानी जब हमको कोई ट्रैवल करना होता है, कोई फॉरेन विजिट पे जाना होता है, तो उसकी 60 डेज के, यानी बिफोर 60 डेज, यानी विद इन 16 डेज बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्चुअल ट्रांजैक्शन से बिफोर, मतलब विद इन 60 डेज, बिफोर 60 डेज जो है उनमें पैसा, उनमें फॉरेन करेंसी को परचेज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि अगर हमने 1 जनवरी को पैसा खरीद रहे हैं, मतलब फॉरेन करेंसी को बाय कर रहे हैं, तो 1 फरवरी से जो नेक्स्ट 60 डेज होंगे, 1 मार्च को या 29 जनवरी को विच एवर इज एप्लीकेबल, तो उस दिन तक ही मतलब पैसे को फॉरेन करेंसी को बाय किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस दिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगा उससे पहले 60 दिन पहले तक करेंसी को खरीदा जा सकता है। वेदर रेजिडेंट कैन रिटेन फॉरेन करेंसी, क्या कोई रेजिडेंट फॉरेन करेंसी को रिटेन कर सकता है? यस, कर सकता है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो $2,500 है। $2,500, $2,000 है। यानी फॉरेन करेंसी को
आप $2000 तक अपने पास रिटर्न कर सकते हैं। पेमेंट इन रूपी फॉर बाइंग फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए क्या आप रुपये में INR में पेमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जो 50,000 रुपये तक आप कैश में कर सकते हैं। अगर बियॉन्ड 50,000 से ज़्यादा करना है आपको INR में, तो आपको या तो चेक से करेंगे या फिर आप DD से करेंगे। अगर कोई भी जो फॉरेन करेंसी हमारे पास है, यानी किसी RI के पास में फॉरेन करेंसी है, जो पहले NRI था, NRI से इंडिया में आया, अब वो सोचता कि है कि अभी हमें जाने में टाइम लगेगा, तो उस पैसे को वो जमा करा सकता है अपनी AD के पास में जाकर के। वैसे तो $2000 तक तो अपने पास रख सकता है, लेकिन $2000 से अगर ज़्यादा का अमाउंट है तो उस कंडीशन में क्या है कि वो 160 दिन यानी कि 6 महीने के अंदर तक उसको RBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी उस पैसे को जमा करना पड़ेगा। ये टाइम लिमिट है 180 डेज या 6 मंथ। आगे अगर बात करें, अगर हम कोई भी गिफ्ट डोनेशन देते हैं तो उसके लिए आपका वही $2,50,000 USD है अंडर LRS के तहत। इससे ज़्यादा आपका डोनेशन नहीं दे सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कैन बी यूज्ड अब्रॉड ऑल परमिसिबल ट्रांजैक्शन। अगर कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, तो उसका आप सभी ट्रांजैक्शन उससे किए जा सकते हैं, जो कि एज पर नॉर्म, एज पर गाइडलाइन जो ट्रांजैक्शन परमिसिबल हैं उनके लिए इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन याद रहे, ये जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होते हैं नेपाल और भूटान में एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। आगे आइए, वेदर इंडियन करेंसी कैन बी टेकन अब्रॉड। क्या विदेशों में जब हम जाते हैं, मान लीजिए हम अमेरिका में गए, तो अमेरिका में क्या हम INR को ले सकते हैं? यस, RIN ले सकते हैं, लेकिन 25,000 रुपये तक पर पर्सन, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम अब्रॉड में अगर पैसों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने अपने साथ रख सकते हैं या ले सकते हैं या ले जा सकते हैं, वो 25,000 रुपये तक ले जा सकते हैं। एक जो CDF फॉर्म होता है, CDF फॉर्म का मतलब होता है करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास अनस्पेंट मनी, अनस्पेंट जो फॉरेन करेंसी है वो रहती है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम एक CDF फॉर्म होता है, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये भर करके एक डिक्लेरेशन RBI के पास जमा करते हैं कि हमारे पास में इतनी करेंसी है जो हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि CDF फॉर्म कितनी अमाउंट तक फिल किया जा सकता है, तो इसका होता है $10,000, या अगर करेंसी नोट की अगर बात करें तो ये $5,000 है, ओके। लोकल हॉस्पिटैलिटी टू NRI परमिटेड है, बिल्कुल परमिटेड है। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, तो जो रेजिडेंट हैं वो फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में ओपन कर सकते हैं। कि अब जैसे मान लीजिए पहले कोई एक बंदा था, अब वो अमेरिका में रह रहा था, लेकिन अब अमेरिका से वापस रिटर्न हो गया है इंडिया में, अब वो इंडिया में सेटल होना चाहता है, तो अगर अब्रॉड में उसकी जो भी अर्निंग्स हैं, मतलब जो भी कई बार मान लीजिए जॉब कर रहा था, तो वहाँ का अगर कोई उसका सैलरी है, पेंशन है, रिटायरमेंट के जो भी बेनिफिट हैं, वो अगर सारे कुछ लाना चाहता है इंडिया में तो ला सकता है। उसके लिए उसको
RFC अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो रेजिडेंट के द्वारा कौन कौन, चूँकि वो इंडिया में परमानेंट आ गया तो वो इंडियन रेजिडेंट हो गया। तो रेजिडेंट के द्वारा इंडिया में कौन कौन से फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन किए जाते हैं, यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिया में फॉरेन करेंसी में कौन कौन से, मतलब जो इंडियन रेजिडेंट हैं वो फॉरेन करेंसी में कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो एक्सचेंज अर्निंग फॉरेन करेंसी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट को कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। अथराइज डीलर्स कौन होते हैं, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। जो अथराइज डीलर हैं वो फेमा 1999 है, इसके सब सेक्शन 10 फर्स्ट के अनुसार जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है वो अथराइज डीलर कहलाता है। ट्रैवल ऑन प्राइवेट विजिट टू कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर हम प्राइवेट विजिट पे अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो जो LRS के तहत जो स्कीम है उतना पैसा हम यूज कर सकते हैं। हम प्राइवेट विजिट पे मान लीजिए अमेरिका के लिए हम इंडिया से गए, जब हम अमेरिका में गए तो हम LRS स्कीम के तहत जो $2,50,000 जो है इतना पैसा हम प्राइवेट विजिट पे एक्सपेंस कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई विजिट का जो नंबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट, इसमें विजिट का कोई लेना देना नहीं है। आप एक विजिट में भी इतना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं या एक से भी पैसा, ये जो भी है उसको आप स्पेंड कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आपको पूरे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट 31 मार्च तक, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में आपको $2,50,000 ही आपको खर्च करने हैं। अब चाहे वो आप एक विजिट में कर लें, 10 में कर लें, 20 में कर लें, यानी नंबर ऑफ जो विजिट है वो कोई मायने नहीं रखता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट है। लेकिन उधर आपकी अमाउंट की जो है उसकी एक सीलिंग लिमिट फिक्स है कि आपको $2,50,000 तक ही करना, एक्सेप्ट नेपाल और भूटान को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि नेपाल और भूटान में आपका INR करेंसी भी से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब है कि नेपाल और भूटान के लिए फॉरेन एक्सचेंज कितनी अमाउंट तक रिलीज किया जा सकता है। नो फॉरेन एक्सचेंज टू बी रिलीज, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिलीज नहीं किया जा सकता है। भूटान और नेपाल के लिए कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिलीज नहीं किया जा सकता है। हाउएवर अ रेजिडेंट इंडियन is allowed to take INR denomination of 100 or lesser denomination to Nepal and Bhutan without any limit. That means कि अगर आप इंडिया के जो INR करेंसी है उस करेंसी के अगर आप नोटों की बात करें, करेंसी नोटों की बात करें, तो आप 100 रुपए के नोट या उससे कम के नोट अनलिमिटेड अमाउंट तक आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर डिनोमिनेशन 500 और 1000 की बात करें, 500 और 1000 की बात करें तो आप 25,000 रुपये तक ही नेपाल या भूटान में ले जा सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आप लोगों के पॉइंट, जो भी हम पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे। अगर ना हो तो प्लीज़ हमारी ईमेल आईडी thesmartbankingcloud@gmail.com पर अपनी क्यूरी राइज कर सकते हैं। अगर किसी भी वीडियो की आप लोगों को PDF चाहिए हो तो आप हमारी इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, thesmartbankingcloud@gmail.com। ठीक है, यानी 100 रुपये या उससे कम डिनोमिनेशन के अगर आपके पास नोट हैं और वो नेपाल या भूटान में आप यात्रा कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप अनलिमिटेड अमाउंट तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर 500 रुपये की बात करें या 1000 के डिनोमिनेशन की बात करें
तो आप 25,000 रुपये तक ही ले जा सकते हैं विजिट के दौरान। अगर कोई बिजनेस विजिट होती है उस केस में क्या होता है कि जब बिजनेस विजिट अब्रॉड में होती है अदर देन नेपाल और भूटान को, क्यों नेपाल भूटान के तो फॉरेन करेंसी की बदले बात जरूरत ही नहीं होती है। दूसरी चीज़ ऊपर कंडीशन है भैया, सो डिनोमिनेशन अगर 100 तक ले जाना है तो आप कितना भी ले जाइए, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको 500 के 1000 के ले जाने तो आप 25,000 तक ही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि अगर अदर देन नेपाल और भूटान आप जाते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर कोई प्रॉपर्टी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो भी इंडिविजुअल में ही काउंट होती है, बिकॉज ऑफ जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसका सिंगल ही ऑनर होता है। द नंबर ऑफ विजिट अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द ईयर, यानी तो वो फॉरेन करेंसी अपना $2,50,000 जो LRS स्कीम के तहत फिक्स है उतना तक ही ले जा सकता है बिजनेस विजिट पे। लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, स्टडी है, एक्सपीरियंस है, तो भी आप 2,50,000 तक। लेकिन रिलीज ऑफ करेंसी बियॉन्ड 2,50,000 फॉर बिजनेस विजिट irrespective of stay abroad require the permission of RBI, ठीक है। आई थिंक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो RBI से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे आइए, सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ मच फॉरेन करेंसी। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप 3,000 तक फॉरेन करेंसी कैश में ले जा सकते हैं। 3,000 तक फॉरेन करेंसी को कैश में आप ले जा सकते हैं, एक्सेप्ट ईरान, लीबिया या CIS कंट्रीज के लिए, ठीक है। अगर आप ईरान, इराक और लीबिया की इनकी बात छोड़ दें, बाकी सभी कंट्रियों में आप $3,000 तक, USD तक आप कैश में फॉरेन करेंसी को ले जा सकते हैं। और अगर ईरान, इराक में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आप $5,000 रुपये तक फॉरेन करेंसी में ले जा सकते हैं, यानी $5,000 तक आप कैश में ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट इन कैश इन द केस ऑफ ईरान, ठीक है। अगला, ट्रैवलर्स प्रोसीडिंग फॉर हज, उम्रा पिलग्रिमेज, फुल अमाउंट ऑफ BTQ एंटाइटल इन कैश और अप टू कैश लिमिट स्पेसिफाइड बाय हज कमेटी इंडिया में भी रिलीज्ड। तो जो हज कमेटी होती है, जैसे कोई बंदा हज में जा रहा है तो वहाँ पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ पर जितना आपका खर्चा हो रहा है वहाँ पे उतना अमाउंट आप कैश में वहाँ पर ले जा सकते हैं। या फिर जो हज कमेटी है वो डिसाइड करती है कि आप कितने तक पैसा वहाँ पर कैश में ले जा सकते हैं, कितने तक फॉरेन करेंसी कैश में आप ले जा सकते हैं, वो उस हज कमेटी के निर्णय के अनुसार आप ले जा सकते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि $2.5 लाख तक आप ऐसे ही भेज सकते हैं। अगर बियॉन्ड $2.5 लाख तक आप भेजेंगे, बियॉन्ड $2.5 लाख आप भेजेंगे तो वहाँ से आपको हॉस्पिटल से एस्टीमेट या डॉक्टर से एस्टीमेट आपको देना पड़ेगा। अगर अब्रॉड में स्टडी की बात करें तो $2.5 लाख तक आप सेल्फ डिक्लेरेशन पर आप वहाँ वैसा भेज सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बियॉन्ड $2.5 लाख का भेजना होगा तो आपको उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है वहाँ से आपको एस्टीमेट फीस का देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो आप $2.5 लाख जो USD $2.5 लाख है LRS स्कीम की, तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे आप लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए भी आप $2.5 लाख तक जा सकते हैं। कल्चर विजिट बाय डांस, ट्रॉफी एंड आर्टिस्ट,
अगर कोई कल्चर विजिट है, कहीं पर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है फॉरेन में, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं और आप ये जो पैसे हैं LRS स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक सेपरेट एपेरियर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि पैन कार्ड नॉट रिक्वायर्ड अप टू $25,000। अगर आप USD $25,000 तक भेज रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पैन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर साथ ही A2 फार्म के लिए भी आप $25,000 तक A2 फार्म की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यानी $25,000 तक अगर आप भेज रहे हैं तब आपको A2 फार्म की भी ज़रूरत नहीं है और पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई असिस्टेंस लेने के लिए आप हमारी email ID thesmartbankingcloud@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।